डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके होंगे और जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर 2। किसी भी स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल अगर आ रही है कि आखिरकार सर आप हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को बताते चलूं, आप सभी को पता होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी में हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होती है तो कोई यूनिवर्सिटी में हमारा 75 मार्क्स का एग्जाम होती है, जिनमें से मेरे दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होती है जो हमारा ऑब्जेक्टिव होती है और यही ऑब्जेक्टिव हमारा तय करती है कि हमें मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर वैसा नहीं होता है। सच बता रहा हूं मेरे शेर सरनियों, बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर आपने कंटिन्यू लगातार मेरे दोस्तों 5 क्वेश्चन के आंसर अगर गलत डाल दिए तो यकीन मानिए आप जितने अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से राइटिंग बना के लिखे, स्टेप बाय स्टेप हेडिंग डाले हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ये 5 क्वेश्चन ही तय करती है मेरे प्यारे कि आपका मार्क्स कितना मिलने वाला है। अब बोलेंगे कैसे? तो जब भी टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं तो 5 क्वेश्चन जब गलत हो जाती है तो टीचर्स के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि इसका मतलब स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है। इस कारण से जो मन में आया सो भर दिए। इसलिए मेरा कहने का मकसद यह है मेरे शेर सरनियों कि आप कुछ करें या ना करें, स्टार्टिंग का जो 5-6 क्वेश्चन होती है आप उसको सही तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही 6 क्वेश्चन तय करती है कि आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। खैर, क्वेश्चन में बात करते हैं 26 तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज बात करते हैं सर 27 से। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। याद रखिएगा, जो हमारा आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? तो बताएंगे सर ये जो हमारा आधारित था ना मेरे प्यारे, वो हमारा व्यवसाय पर आधारित थे। और ये व्यवसाय हमारे विदेशों के साथ भी टाइप था, विदेशों के साथ भी हमारे क्या था? कनेक्टिविटी थी। इस चीज को भी ख्याल रखिएगा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चाहते सर मुझे अच्छी तरह से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक तैयारी करना है तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का ऑनर्स पेपर का सारा चीज दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑनर्स का, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, ऑल ऑनर्स पेपर का। आप लोग जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जाता है। और नोट्स जब देखेंगे मेरे प्यारे तो इतना साधारण लैंग्वेज में हमारी नोट्स होती है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे कि सर इतने सुंदर तरीके से आप कैसे नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की तरह मेरे दोस्तों समझाया जाता है। आप नोट्स देखेंगे तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे नोट्स जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मान के चले मेरे भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऋग वैदिक काल के बारे में। तो आप ऋग वैदिक काल के बारे में देखिए कितना सुंदर तरीके से हमारे यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी दिया जा रहा है, इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ सुबह शाम मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस में। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। क्वेश्चन है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? जो हमारा आर्य सभ्यता थी ना भाई, आर्य समाज जो थे वो हमारा यूरोपीय, ऐसे एक यूरोपियन थे जिन्होंने कहा था कि आर्य सभ्यता के सारे लोग एक ही जाति के हैं। क्या? एक ही जाति के हैं। उससे हम लोग बोलते हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने यह बात कहा था कि आर्य समाज के जितने सारे लोग हैं सब एक जाति का है। ठीक है, आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। आर्यन जनजातियों की प्राधीनतम बस्ती कहाँ है भाई? प्राधीनतम बस्ती जो हमारा आर्यन साम्राज्य की है या आर्यन जो हमारा जनजाति, इनका बस्ती के बारे में आपसे पूछा गया है तो बात करेंगे सर हमारा सिंधु में। कहाँ मेरे भाई? सिंधु में है। और आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्लास 12 में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था भाई। अब आते हैं सर उपनिषद का अर्थ क्या होती है। हम सभी को पता है मेरे भाई कि मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था कि सर उपनिषद का मतलब होता है उप मतलब समीप और निषद का मतलब होता है गुरु। गुरु के सामने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। ये पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे पूछा कि उपनिषद क्या है तो बताएंगे हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। क्या है मेरे भाई? हिंदू दर्शन का एक प्रकार का क्या है? स्रोत है। इस चीज को ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन थे भाई? आपसे पूछा गया कि जो हमारा रामायण बुक है इसके रचयिता कौन है तो बताएंगे सर वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि है। ठीक है, जैसे महाभारत की रचना हमारे वेद व्यास ने किए हैं, इसी तरह से हमारा रामायण की रचना करने वाला हमारा कौन है? वाल्मीकि। रामायण के कितने कांड होते हैं भाई? आपसे पूछा गया जो हमारा रामायण है इसके आखिर कितने कांड होती है तो बताएंगे सर हमारा 7 कांड होती है भाई।
क्या क्या होती है? 7 कांड। 7 कांड का नाम याद रखिएगा, कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 7 कांड कौन कौन सा है। तो पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, आर्यन कांड, किशनिधान कांड, सुंदर कांड, उसके बाद मेरा लंका कांड और युद्ध कांड और उत्तराखंड। मेरे भाई ये 7 ऐसे कांड है जो हमारा रामायण का भाग है भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर। अगला क्वेश्चन है सर, महाभारत के रचयिता कौन है? तो बताएंगे सर, महाभारत के रचयिता जो है हमारा वेदव्यास है। और महाभारत में जो युद्ध हुई थी मेरे भाई, वो हमारा युद्ध जो है 18 दिन तक हुआ था। इस चीज को ख्याल रखिएगा। किसके बीच में मेरे दोस्तों? कौरव, क्या? कौरव और पांडव के बीच में। क्या? कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र में हुआ था? तो क्षेत्र का नाम भी याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में। कहा मेरे भाई? कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध हुई थी। कहां पे? कुरुक्षेत्र में हुई थी। एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा महाभारत है कौन से भाषा में लिखा गया था? भाषा पूछा जाएगा, संस्कृत भाषा भी याद रखिए। क्या मेरे भाई? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इतने सारे चीज आप लोगों को पता होना चाहिए महाभारत के बारे में। ठीक है, चलिए सर मूव करता हूं अगला प्रश्न पे कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भाई? अब क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, क्या अर्थशास्त्र की जो हमारा रचयिता है वो कौन है? कौटिल्य है, जिसे हम लोग कभी कभी चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में कौटिल्य अगर ना रहे तो आपको आंसर लगाना होगा विष्णुगुप्त या तो चाणक्य। इस चीज को ख्याल रखना है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न पे आता है सर, मेघदूत के रचयिता कौन है भाई? जो हमारा मेघदूत पुस्तक है, आखिर इसकी रचना करने वाला कौन था? तो मेघदूत के जो रचना करने वाले थे मेरे शेरू सैनियों, वो हमारा होगा कालिदास। कौन होगा सर? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो बताएंगे सर कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न पे आता है सर, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? आखिर कालिदास ने बहुत सारे पुस्तक की रचना किए हैं, बहुत सारे पुस्तक की रचना किए। तो कालिदास के द्वारा किया गया प्रथम रचना जो थी वो हमारा याद रखिएगा ऋतु संहार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर क्वेश्चन नंबर की ऋग्वेद के रचनाकार कौन है भाई? याद रखिएगा ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? मेरे दोस्तों यहाँ पे ना सबसे ज्यादा हमारा ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा जो है ना लिखने के टेक्निक पर हमारे एग्जामिनर देखते हैं भाई, कि आखिर स्टूडेंट्स कैसे लिख रहे हैं, स्टेप कैसा है, इनके लिखने का जो आइडिया है वो आइडियोलॉजी कैसी है। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पे मैं बताने वाला हूं मेरे शेरू सैनियों कि आखिर आप अपने कॉपी में आंसर कैसे लिखेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर एक क्वेश्चन हमारा 15 से 20 मार्क्स का अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कम से कम 4 से 5 पेज हमें लिखना भी होगा। और 4 से 5 पेज अगर हम लोग नहीं लिखते तो सही से हमें मार्क्स भी नहीं मिलेगी। लेकिन सर क्या हम याद कर पाएंगे इतना क्वेश्चन? नहीं कर पाएंगे ना। इतना बड़ा बड़ा आंसर कैसे याद कर पाएंगे? तो समझ कर हम कैसे लिखेंगे, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन है भाई? जैसे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था पिछला वीडियो में, और वेद के बारे में पूरा डिटेल्स में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो याद रखिएगा ऋग्वेद के जो हमारा रचनाकार है धर्मांतरी है। क्या भाई? धर्मांतरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है भाई? अब क्वेश्चन आती है हमारा 38 में, क्या मैं बताइए यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। क्या? विश्वामित्र, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगी। सामवेद के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि। क्या मेरे भाई? सामवेद की जो रचनाकार होगी वो हमारा होगा कौन? भरत मुनि। इस चीज को ख्याल रखना है भाई। सामवेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, सारे वेद के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में आप लोगों से चर्चा किया था। अब क्वेश्चन आती है कि अथर्ववेद के बारे में क्या है भाई? इसकी रचना करने वाला, अथर्ववेद का रचना करने वाला कौन था? तो विश्वकर्मा। कौन हो जाएगा मेरे भाई? विश्वकर्मा। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा और क्विक रिवीजन करवा दूंगा, अभी डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना भाई। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लेकर आऊंगा जो 15 मार्क्स का पूछा जाता है। वेदों के टिकाओं को क्या कहते हैं? वेदों की जो हमारा टिकाऊ होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेर सरनियों? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। इस चीज को ख्याल रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी आपसे पूछा गया कि कौन था? तो बताएंगे सर हमारे जो देवता थे ना वो इंद्र देवता। कौन से देवता मेरे भाई? इंद्र देवता थे। इस चीज को भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, सर्वप्रथम टैक्स
कर का मतलब होता है क्या, टैक्स। सर्वप्रथम टैक्स लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई है? देखिए ये जो हमारा टैक्स का जो आज हम लोग जो टैक्स भरते हैं है ना, मुगल काल में भी टैक्स चल रही थी। ये जो टैक्स व्यवस्था थी ना वो हमारा उत्तर वैदिक काल से चल रही है। कहां से, कब से चल रही है? तो बताएंगे सर उत्तर वैदिक काल से ही हमारा चल रही है, इस चीज को ख्याल रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो हमारा अथर्ववेद है इसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं भाई, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था इस अथर्ववेद को हम लोग ब्राह्मण वेद के नाम से भी जानते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए। ये तो अभी हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट हमारा लेक्चर 1 को नहीं देख पाए हैं आप लोग जल्दी से मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। ओम, इसे हम लोग लिखते हैं ना भाई ओम, है ना। तो ओम कहां से लिया गया है? कितना सुंदर क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि ओम जो है वो कहां से लिया गया है? तो बताएं उपनिषद से। कहां से मेरे भाई? याद रखिएगा हमारा बृहदारण्य उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हमारा सही हो जाएगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता था, यौ किसको कहा जाता था, है ना भाई। ये सिंपल सा बात है, दादा दादी को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगी। जो को हम लोग यौ कहते थे, क्या मेरे भाई, जो को हम लोग क्या कहते थे, यौ कहते थे। इस चीज को ख्याल रखना है भाई। अगला प्रश्न पे आता है सर, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? अब क्वेश्चन आता है सर 47 में कि आखिर हमारा मनुस्मृति जो है इसकी रचना करने वाला कौन था? तो मनुस्मृति की रचना करने वाला हमारा था कौन? मनु। कौन हो जाएगा सर? मनुस्मृति की रचना करने वाला हमारा था कौन? मनु। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? जो योग दर्शन होती है ना, हम लोग जैसे योगा वगैरह भी करते हैं, तो योग दर्शन का प्रतिपादन करने वाला था पतंजलि। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आयरन ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? जैसे हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु के बारे में ज्ञान नहीं था। वो कौन सा धातु था? लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। पर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लिया है कि आयरन ने सबसे पहले किस धातु को खोज किया था? तो बताएंगे सर लोहा का। लेकिन दुनिया में सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? वो होगा हमारा तांबा। इस चीज को ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन दो तरह का बनेगी यहाँ पे कि आयरन ने सबसे पहले किस धातु को खोज किया था? लोहा। दुनिया में सबसे पहले, पूरे विश्व में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो बताएंगे सर हमारा तांबा। ओके चलिए सर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? कृष्ण भक्ति का जो हमारा ग्रंथ होती है मेरे भाई, इसके बारे में पूछा गया कि कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर हमारा गीता को, भगवत गीता को। इस चीज को ख्याल रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप चाहते कि 4 साल की ग्रेजुएशन हम घर बैठे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें मेरे दोस्तों, तो जल्दी से अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जो भी ऑनर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, या ऑल ऑनर्स पेपर से रिलेटेड है, आप लोग जाकर कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में बेहतरीन तरीके से साधारण लैंग्वेज में हर दिन तैयारी कर सकते हैं भाई, वो भी कम से कम पैसा में। इसलिए मेरे भाई लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और बेहतरीन तरीके से जितने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पर एक बार आप लोग जरूर गौर करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई, ऋग्वैदिक काल में जो हमारा ऋग्वेद काल है, वेद जो है वो हमारा 4 प्रकार था, ऋग्वेद, अधुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद बताए थे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वेद काल में 4 प्रकार के वेदों का वर्णन किया गया था। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद, ये हमारा सबसे पुराना वेद है। क्या है मेरे भाई? सबसे पुराना वेद है हमारा कौन? याद रखिएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। ये क्वेश्चन जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं ना, ये अभी तक एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि बताइए ऋग्वैदिक काल में कितने ऋचाएं हैं। तो अगर आपको पता होगा कि 10,462 है तभी आप उत्तर लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए पूरा डिटेल्स में पढ़ा कीजिए भाई। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से खंड में, मंडल में बताएगा? तो बताएंगे सर तीसरा मंडल में। यानी मेरे दोस्तों ऋग्वेद में जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो 10 चैप्टर है ना भाई, इसका जो तीसरा चैप्टर है इसमें बताया गया था हमारा गायत्री मंत्र के बारे में। किसके बारे में? गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया था। ऋग्वेद में 170 बार 20 और 275 बार जन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार अभी तक एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला है सर,
कि ऋग्वेद में स्रोतन और प्रधान का संचालन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। ऋग्वेद में 118 मंत्र दोहराए गए हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऋग्वेद में मूल मंत्रों की संख्या जो है वो 10,462। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती नदी को। अगर मैं बात करूंगी यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। बलिदान जो होती है, या तो जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, है ना भाई, हम लोग पढ़े हैं बचपन में, य फॉर ज्ञानी, इसी तरह से य फॉर यज्ञ, है ना। तो जो यज्ञ करते हैं वो हमें यजुर्वेद से मिला है, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, ठीक है। सामवेद में सौ से संगीत, सौ से सामवेद। आपसे पूछा जाएगा कि संगीत प्रथा कौन से वेद में वर्णन किया गया है? तो सामवेद में। कहां पे? सामवेद में, ठीक है। संगीत का जनक भी माना जाता है हमारा सामवेद को। सामवेद में संगीतमय स्रोत का वर्णन है। सामवेद में सूर्य की स्तुति का मंत्र है। स्व से सामवेद, स्व से सूर्य। क्या? स्व से सामवेद, स्व से सूर्य, इस चीज को ख्याल रखिएगा। सामवेद से ही 7 सुर, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, ये जो 7 शब्द जो है हम लोग जो पढ़ते हैं भाई, वो हमारा सुर मिला है कहां पे? याद रखिएगा सामवेद में। पहले स्टार्ट हो रही है 100 से, तो 100 से ही आपको याद रखना है, सारे गामा पाधानी सा, ठीक है। ये 7 ऐसे मेरे दोस्तों शब्द है जो हमारा सामवेद से ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, अथर्ववेद के बारे में, कि अथर्ववेद अर्थात ऋषियों द्वारा रचिता है भाई। किसके द्वारा? ऋषि द्वारा रचिता है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब क्या है भाई? तंत्र मंत्र सारे चीज क्या है? तो हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। आप लोगों को ना ऋग्वेद, वेद के जो 4 प्रकार है, वेदांग के जो 6 प्रकार हैं, पुराणों के जो 18 प्रकार हैं, ये सब चीजों के बारे में जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको 8 सेमेस्टर तक, कितना? 8 सेमेस्टर तक मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। ये तो अभी आप लोग पहला सेमेस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये 8 सेमेस्टर तक आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसलिए सारे चीज के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे पूर्ण वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1500 ईस्वी से लेकर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व तक है। इसी तरह से उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6 ईसा पूर्व। ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लें। क्या करना है मेरे भाई? ये जो 2 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए, ये 2 क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करें। बाकी मेरे भाई अगला वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर कि सेट 3 भी जल्दी से लेकर आए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं सेट 3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो।